नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं अपनी टीम के साथ गया। मैंने कई जिले, कई गांव, कई शहर लोगों से बात करी। सैकड़ों लोगों से बात करी। ढाबों पे गया, होटलों में गया, लोगों के घरों पे गया, खेत में गया, गांव की बाजारों में गया। मेरी जगह कोई भी होता तो बड़ा सहज रूप से उसको अंदाजा लग जाता कि मामा की सरकार नहीं आ रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। लोग नाराज थे, बहुत नाराज थे, महंगाई से नाराज थे, बेरोजगारी से नाराज थे, बढ़ती हुई गैस की कीमतों से नाराज थे, पेट्रोल डीजल से नाराज थे। लग रहा था कि लोगों में गुस्सा है। लगातार एक के बाद एक घोटाले खुल रहे थे। व्यापम घोटाले से लेकर पटवारी कांड तक खुल रहा था। तो मध्य प्रदेश में ये मोटा मोटा नजर आ रहा था कि यह नाराजगी है। मेरी भी छोड़ दीजिए, देश के कई हिस्सों से पत्रकार गए। सबने मेरी तरह लोगों से बात की, संवाद किया, गली मोहल्ले में गए और सबने ये माना कि यह सरकार नहीं आएगी। देश की बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है सी वोटर। उनके टीम ने सैकड़ों हजारों लोगों से बात करी और उन्होंने भी कहा कि यहां पर भाजपा की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ कि जिससे सब कुछ सीन बदल दिया। मुझे लगता है कि मंगल ग्रह से या चांद से कुछ लोग उतर के आए, एलियंस उतर के आए। उन्होंने प्रदीप जी, जो एक बाई एक्सिस कंपनी चलाते हैं सर्वे की, उनके कान में कहा कि नहीं, यहाँ पे 156 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब प्रदीप जी के जब कान में कहा गया तो प्रदीप जी के कान में कही हुई बात चलाता कौन, कौन सा चैनल चलाता? क्योंकि सब तो देख रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो एक चैनल ऐसा है जो ये बात चला सकता था, जिसके मुख्य चेहरे पत्रकार के रूप में जो लगाए गए हैं वो हैं जो तिहाड़ जेल से रिश्वत मांगने के आरोप में कई लंबे समय तक गुजार के आए हैं तिहाड़ जेल, जो 2000 के नोटों में चिप तलाश कर लेते हैं। तो आज तक पे चैनल पे चलना शुरू हुआ कि 156 से ज्यादा सीटें आएंगी और नतीजा खुला तो लगभग उससे 6, 7, 8, 10 सीटें ज्यादा आ गई, सरकार बन गई। मैं सी वोटर वाले तमाम पत्रकार हैरान थे कि बाकी सारे पत्रकारों को जो नजर आ रहा था वो नजर आ रहा था कांग्रेस की सरकार बन रही है, और केवल इनके कान में वो चांद ग्रह से आए लोगों ने कहा, इनने पिटारा खोला और उतनी सरकार बन गई। तब समझ में आया कि एक एग्जिट पोल से जानबूझकर ऐसे बड़े आंकड़े दिलाए जाते हैं जिससे अगर रिजल्ट वैसे ही आ जाए तो लोग ये ना कहें कि अरे, ये रिजल्ट अगर आया तो आखिर आ कैसे गया। यही कारण है कि लोगों को सहज अनुमान लग जाए कि हाँ, इस कारण से रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, फेसबुक की एक बीजेपी के नेता की पोस्ट डाली। उस भाजपा नेता ने चुनाव से पहले वोट डलते ही कह दिया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 वोट मिलेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी को 93,300 वोट मिलेंगे, और लगभग यही वोट उसके खाते से निकले। तो क्या इस बीजेपी के नेता को भी उन्हीं चांद के ग्रह से आए लोगों ने बता दिया था कि वोट कितने पड़ेंगे? तब सवाल हुआ, कई मोर्चे से उठा कि क्या ईवीएम में कुछ खेला होता है? क्या ईवीएम मैनेज होती है? क्या ईवीएम हैक होती हैं? और ये सवाल जब निकला तो फिर दूर तलक गया। बदले में लोगों ने सवाल किया कि अगर ईवीएम हैक होती है तो कर्नाटक कैसे जिता दिया गया, हिमाचल कैसे जीत गया, तेलंगाना कैसे जीता? तब जवाब आया कि अगर सारी जगह जीत लेंगे तो जनता सड़क पे आ जाएगी, समझ जाएगी खेल। कुछ जगह जिता दिया जाए, कुछ जगह छुपा दिया जाए, अपने पक्ष में कर लिया जाए, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, जापान हो, कहीं पर भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती, हर जगह पोस्टल बैलेट इस्तेमाल होता है। कांग्रेस के कुछ अलग अलग धड़े में नेता, विपक्ष के कुछ अलग अलग धड़े में नेता कह रहे हैं, ईवीएम पर शक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े देश में ईवीएम इस्तेमाल नहीं हो रही, तो भारत में क्यों हो रही है? पोस्टल बैलेट से चुनाव लड़ाया जाए। ये सारी बातें हो रही थी कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ घट गया जिसने तूफान ला दिया। अचानक सैकड़ों ईवीएम सामने आई।
अलग अलग तर्क दिए गए और फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई, क्या ये वही ईवीएम है? पहले भी इस तरह का आरोप लगाया गया है कि 20,000 ईवीएम गायब हैं, शायद संख्या आसपास हो सकती है या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में ईवीएम गायब हैं। क्या जो गायब ईवीएम है उन्हीं से खेल होता है, उन्हीं से मैनेज होता है? और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेरे फोन हाथ में, ये फोन है, मैं अगर किसी को फोन नहीं भी दूंगा तब भी देश में पेगासस नाम का एक वायरस डाल दिया गया फोन में, मेरा फोन पूरा हैक हो गया। ईवीएम पे छोटी सी चिप लगी है, तकनीक इतनी आगे चल गई है। जब हम चांद पे एक ग्रह बैठा होता है, हम यहाँ रिमोट से बटन दबाते हैं, उसमें से उपकरण काम करने लगते हैं, तो क्या ईवीएम की चिप में कुछ खेल नहीं हो सकता? कैसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मुझे जो दिख रहा है, सी वोटर को जो दिख रहा है, सैकड़ों पत्रकारों को जो दिख रहा है, वो झूठ था और सिर्फ प्रदीप गुप्ता की एजेंसी को सच दिख गया, आज तक चैनल को सच दिख गया, वही नतीजे आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर ऐसे ही ईवीएम मैनेज होंगी तो कोई भी चुनाव कोई दूसरा नहीं जीतेगा, 2-3 राज्य जिता दिए जाएंगे और देश का लोकसभा का चुनाव, बाकी राज्य चुनाव मैनेज किए जाएंगे अगर ईवीएम खराब है। क्या है कहानी? मैं सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूं। मध्य प्रदेश के स्थानीय संपादक संजीव श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आरोप क्या है, कहानी क्या है, ईवीएम का खेला क्या है। चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश। स्वागत है संजीव जी, स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। संजीव जी, ये क्या खेल है? मध्य प्रदेश के ईवीएम का झगड़ा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लोग मध्य प्रदेश के वेबसाइट तलाश कर रहे हैं, वो जादू देखना चाह रहे हैं जो चांद से आए लोगों ने प्रदीप गुप्ता के कान में बताया और सामने आ गया। लेकिन ये जो अब ईवीएम सामने आ रही हैं, तमाम धांधलियां सामने आ रही हैं। पहले ये बताइए कि शुरुआत यहां से करिए कि दिग्विजय सिंह ने वो जो फेसबुक पोस्ट लिखी थी, वो पोस्ट की कहानी क्या थी, फिर आज के मुद्दे पे आइएगा। देखिए, वो शुरू से ही वही चीज बार बार बातें हो रही हैं। देखिए, उन्होंने वो भी दिया था कि जो कर्मचारियों के जो वोट थे या जो पोस्टल बैलेट होते हैं उसके बारे में पूरा एक दिया था कि 194 के आसपास का एक बढ़त दिखी थी जो आरंभ होता है, जहां से मतों की गणना शुरू होती है। सबसे पहले वही डाक मतपत्र गिने जाते हैं, तो उन्होंने वही चीज दर्शाई थी कि हम, और वो शुरू से कांग्रेस तो लगातार ये दावा कर रही थी। और देखिए, जो आपने कहा, आप मध्य प्रदेश आए थे, मध्य प्रदेश के आपने अनेक इलाके घूमे थे, बहुत प्रमुख क्षेत्रों में आप गए थे, हम लोग घूम रहे थे, देश का अन्य मीडिया आ रहा था, अन्य एजेंसीज थी जिन्होंने अपने अपने सर्वे किए। उसके पहले संजय जी, जो राजनीतिक दल अपने आंतरिक सर्वे कराते हैं वो सामने आ रहे थे, सब कुछ था, साथ साथ ओपिनियन पोल भी आए थे, तो सब कुछ सारा आगे चल रहा था। और कुछ 15-20 दिन, महीने भर में ऐसा क्या हो गया, और खासकर जो लास्ट वीक रहा है, वो क्या कुछ चमत्कार हुआ जो अब एलियन की बात करते हैं, तो सवाल बार बार वही उठता है संजय जी। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अब आप बड़ी एक ऐसी स्थिति है कि आपने राजस्थान भी घूमा, आप मध्य प्रदेश भी रहे, आप सभी चुनाव आप पहले भी कवर करते रहे, देखते रहे, तो कई चीजें तो दिखती है कि चावल की जो हांडी पकने चढ़ाई जाती है, उसमें एक दाना को दबा के देखा जाता है कि उसमें पका है अथवा नहीं पका है। जो कुल मिलाकर हालात थे, वो हालात कुछ और थे और नतीजे इस तरह हैं। तो जो वोटर है, ठीक है, देखिए, राजनीतिक दल तो अपने आरोप लगा रहे हैं, हम भी प्रमाणित तौर पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो सामने चीजें यानी खुद वोटर बार बार बोलता है कि हम कैसे, हमने कहाँ वोट दिया, कहाँ चला गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर कई चीजें निकल कर बार बार जो ईवीएम को लेकर चली आ रही हैं, और बीच में भी हुआ था, देखिए, याद करिए कि आप कब्रिस्तान से कुछ ईवीएम मिली थी, उसमें मध्य प्रदेश में कुछ, वहां उसका क्या हल हुआ, क्या निकला, नहीं सामने आ पाया। बैलेट पेपर्स खोले गए थे, सारी दुनिया ने, देश ने देखा कि क्या कुछ हो रहा था मध्य प्रदेश में, उसकी जांच का क्या हुआ, नहीं आ पाया। अभी तो कांग्रेस या विपक्ष का काम है कि ये ज्यादा पीछे पड़े, हम लोग तो केवल बात करते हैं। और देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो हमें भी, कि जब जैसे जो दीगर जो मीडिया है उसके बारे में जिस तरीके की चीजें, हमको भी ये कहा जाता है कि हम लोग तो एक चश्मा ही हमारा गलत है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ काला देखते हैं, हम उजला देखते ही नहीं, जैसे दूसरे को उजला देखते, तो एक वो चीज है। अभी ताजा मामला यही है, इंदौर के हैं, इंदौर में सैकड़ों मशीनों को लेकर वहां के जो जिला निर्वाचन कार्यालय से जुड़ा एक अधिकारी है, उनकी एक बाकायदा बाइट सामने आई है जो उन्होंने दी है कि हमने 800 वीवीपैट
करीब 700 ईवीएम मशीनें जो खराब थी। उनका कहना था कि जो मॉक पोल्स होते हैं वो होता है, हमने ये सारी की सारी मशीनें बेंगलुरु को भेजी हैं, वहीं से ये वो होता है कि इसमें उसकी जो पुनः उसको अगले चुनाव के लिए तैयार किया जाता, उसमें जो भी कुछ कठिनाई है, परेशानी थी, और एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया उन्होंने इसको बताई कि सामान्य प्रक्रिया ऐसा होता है। लेकिन एक सवाल ये है, देखिए, जब सारा का सारा चुनाव में सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई आक्षेप लग रहे हैं, वो जो भले ही राजनीतिक दल लगा रहे हैं, उनका काम है, यदि उनको कहीं कोई शंका है उनके मन में है, और अभी भूपेंद्र जी आपको ज्यादा बेहतरी से बता पाएंगे कितनी शिकायतें इन लोगों ने कहां की हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है शिकायतों की, सब जगह हुई है। और संजय, ये मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीयों की शिकायत सामने कि उनके अपने परिवार के वोट नहीं मिले, और कई जगह तो एक आध जगह तो ऐसी भी सामने आई है कि जो चुनाव लड़ रहा था निर्दलीय, उसको उसका अपना वोट नहीं मिल पाया, इस तरह की शिकायत है। तो अब जब इस तरह की शिकायतें हैं, जो चुनाव खुद लड़ रहा है उसे भी वोट ना मिले, तो थोड़ा सा जो शंकाएं या आरोप है वो उसको बल मिलता है, हम ऐसा कह सकते हैं। जो मैं ये राजेंद्र रघुवंशी जी जो इंदौर में थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने ईवीएम भेजी है, हमने उसको तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या ये बातें, हमने कांग्रेस से ही पूछा था सबसे पहले कि क्या आपको कोई इस तरीके की मशीनें भेजने को लेकर एक सामान्य सी प्रक्रिया, ठीक है चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चूंकि उंगलियां उठी हैं, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, लेकिन इन सब प्रोसेस के बीच अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है या जो जिला निर्वाचन कार्यालय है, वो चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल हैं या जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है, उनको भी कहीं विश्वास मिले तो शायद और एक लगता है कि नहीं, देखिए ये सारी सामान्य प्रक्रिया और हो रहा है। लेकिन जो कुछ मध्य प्रदेश में चला है, और इसके साथ साथ ये आरोप अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं लगे हैं, तो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़, जब बात उठ रही है, बात हो रही है, तो यदि सब पाक साफ है, सब कुछ सफेद ही सफेद है, कहीं कोई काला नहीं है, तो इसमें विश्वास में लेकर सार्वजनिक कर कर क्यों नहीं बातें हो पा रही हैं? जैसे आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ निर्देश जारी किए थे कि जो जितने भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, वो कई बार अखबारों में छापने होंगे। मतलब पालन ही कुल मिला के हम नहीं देख पाए कि जिन चीजों का पालन होना था। तो चुनाव आयोग को भी कांग्रेस ने तो ये कहा है कि ये सरकार की एक टीम की तरह काम कर रहा है, ऐसा आक्षेप लगे, जो जिसका काम है कि फ्री एंड फेयर पोलिंग कराई जाए, मतदान कराया जाए, फ्री एंड फेयर चुनाव कराया जाए, टीएन स्टेशन की हम दौर की बात करते हैं, याद करते हैं। तो अब जो कुछ सब सामने आ रहा है, और कुछ तो ठीक याचिकाएं बात भी है लगना शुरू हो गई अजीत हैं, जी। मैं शिकायतें एक हुई हैं, अजीत जी सुप्रीम कोर्ट तक एक गए। जी। सुप्रीम कोर्ट एक बार रोकूंगा प्लीज आपको मैं। जी। जी। राजेंद्र रघुवंशी जी की बाइट आ गई है जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं, मैं उसको दर्शकों को सुनवाता हूं कि मामला क्या है, फिर आगे बातचीत चलाएंगे। अभी अब जो ईवीएम डिफेक्टिव निकली थी हमारे यहाँ द्वारा, जो एफएलसी की जाती है, कमीशनिंग की जाती है, मॉकपोल होता है, इसके दौरान जो ईवीएम ख़राब हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर आ जाती है, तो वो मशीनें सब डिफेक्टिव मशीनें हो जाती है। वो इन सब मशीनों को 7 से 10 दिन के अंदर जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग के 7 से 10 दिन के अंदर बेंगलोर भेजा जाता है ताकि उनकी रिपेयरिंग हो जाए। कितनी है ऐसे? इंदौर की यदि अपन बात करें तो इंदौर में 99 CU/BU है, और लगभग नहीं तो 55-56 के लगभग वीवीपैट है। इस प्रकार लगभग 150 ईवीएम इंदौर से जाएगी, और यहाँ पे इंदौर से नहीं, पूरे संभाग, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग से ईवीएम बुलाई जा रही है, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम बनाया गया है, और ये सेंटर हैगा। इस सेंटर पे संभाग के सभी जिलों की मशीनें आई है, और ये मशीनें हम बेंगलोर भेज रहे हैं। कितनी है संभाग? ये मशीनें लगभग नहीं तो 700 के लगभग तो CU/BU है, और वीपैट भी लगभग 800 के लगभग वीपैट है। सर, अब इसके बाद जो हमने चुनाव में यूज़ की हुई मशीनें हैं, उनको कितने दिन हम यहाँ रखेंगे उसके बाद? नहीं, चुनाव में जो यूज़ मशीनें वो 45 दिनों तक रखी जानी है। वो 45 दिनों में यदि कोई रीड याचिका या कुछ लगती है तो वो उस समय तक रखी रहेगी जब तक कि फिर कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता। और यदि रीड याचिका नहीं लगती है तो इलेक्शन कमीशन से फिर उसको मशीनों को पुनः यूज़ करने के लिए ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद उनको यूज़ कर सकते हैं। भूपेन्द्र जी, ये आपने बाइट सुन ली, मशीनें ठीक रिपेयर के लिए भेजी जा रही हैं, क्यों कांग्रेस इतना शक जाहिर कर रही है ईवीएम को लेकर? ये शक के तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो आपने स्वयं बताया कि जो है सभी की आंखें तो जो है धोखा नहीं खा सकती। करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि उनका मत कहाँ गया। दूसरी चीज, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी मिसाल के तौर पर बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जयंत मलैया जी।
जयंत मलैया जी लगातार लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में उनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो हमेशा पहले चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद रिकाउंटिंग करने के बाद वो जीत जाते हैं। उनकी जीत कभी भी 1000-2000 वोटों से अधिक नहीं रही है, जबकि वहां पर जैन समाज का गढ़ है और जैन समाज के माध्यम से ही वो चुनाव वहां पर जीतते हैं, उनमें अपनी लोकप्रियता के कारण। इस बार के चुनाव में जैन समाज भी खिलाफ था। पूरी तरह से उन्होंने जो है ये जाहिर कर रखा था कि जैन समाज इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसके बावजूद जो व्यक्ति लगातार पिछले कई चुनाव मात्र 1000-2000 वोटों से जीता, और जो है मलैया जी ने चुनाव के जो है चंद दिन पहले अपना एक इंटरव्यू दिया है, एक अखबार को उन्होंने बाइट दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव बहुत टफ था और मैं 2-3 हजार वोटों से जीतूंगा चुनाव, ये उन्होंने स्वयं कहा। और वो मलैया जी 51,000 वोट से चुनाव जीते। जिंदगी में वो कभी उन्होंने इतने वोट उनको मिलते नहीं थे जितने वोटों से वो इस बार चुनाव जीते हैं। अब ये जो है केस स्टडी का विषय है, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि जो कम से कम जो आदमी 30-40 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़ रहा है और 1000-1500 से ज्यादा कभी वो चुनाव जीता नहीं, और उसके बाद वो अचानक जो है इस चुनाव में 51,000 वोट से चुनाव जीत गया। दूसरी चीज, उन्होंने स्वयं लोगों को ये बताया, प्रेस को बोला, उन्होंने मीडिया को बोला कि मैं 2-3 हजार वोट से जीतूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल 45,000 वोट आए हैं, ये जनता की भी जिज्ञासा का विषय है, और जो है ये सभी सुधीमान्य लोग जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनकी जो है उनके लिए जिज्ञासा का विषय है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, महेश्वर सीट पर चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, जीता डिक्लेयर कर दिया गया उम्मीदवार, और तब पता चला कि 2 मशीनों की काउंटिंग ही नहीं हुई। उन 2 मशीनों की काउंटिंग करवाने के लिए हमारी जो उम्मीदवार थी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु, उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो उस एप्लीकेशन का जो कैसे निराकृत की गई एप्लीकेशन, उसको आप सुनिए। उसमें लिख कर दिया है वहां के जो है निर्वाचन अधिकारी ने कि चूंकि इन दोनों मतपेटियों के कुल वोटों को जोड़ दिया जाए तब भी आपका हार का परिणाम चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे निराकृत किया जाता है। यानी कि अब बिना मशीनें गिने हुए भी चुनाव के परिणामों को घोषित किया जा सकता है। ये पहली बार इस देश को पता चल रहा है, और इसके लिए चुनाव आयोग जो है इस तरह से के जवाब दिए गए। फिर मैं आपको ये बताऊं कि उज्जैन में माया त्रिवेदी की सीट पर 8 कंप्लेंट की गई हैं कि जिस नंबर की मशीन 17C में दर्ज है वो मशीन तो खुली नहीं, कोई और मशीन खोल दी गई। और ये सिस्टम है कि छठवें राउंड की काउंटिंग होने तक सारी जो है कंप्लेंट्स निराकृत होना चाहिए, ये चुनाव आयोग का नियम है। लेकिन आप पूछेंगे वो करीब 7-8 मशीनों पर जिन पर ये एप्लीकेशन दी गई कि उनके नंबर बदले हुए हैं, जिनकी सील टूटी हुई है, जिनके जो है ऊपर हमारे उसके दस्तखत नहीं है पोलिंग एजेंट के, वो सारी की सारी मशीनें काउंट करके और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो जो है ये जो चीजें हैं ये तो साफ साफ ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में ये नगर निगम के चुनाव में स्पष्ट हो गया था। बड़े स्तर पर हजारों की तादाद में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से या तो काट दिए गए, या उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, या उन्हें जो है हर पोलिंग बूथ पर इस तरह की जो है परिस्थितियों का निर्माण किया गया। कई जगह पर पोलिंग बूथ जो पहले थे उनका स्थान बदलकर 9-9 किलोमीटर दूर कर दिया गया। कोलार में ऐसा कई जगह हुआ। ये जो है मताधिकार का में बाधाएं खड़ी करने की ये जो सरकारी चेष्टा है, इस सरकारी चेष्टा ने भी बड़ा काम किया है। मशीन तो है ही, मशीन से तो हमें पूछना पड़ेगा कि आपने मलैया जी की ये 40-50 हजार वोट एक्स्ट्रा कहाँ से लाए। ये तो मशीन बताएगी, क्योंकि अब मशीन जो है ईवीएम मनुष्य की भाषा समझने लग गई, और उस मशीन की भाषा जो है प्रदीप जी जैसे मित्रगण भी समझने लग गए। तो ये जो है अब चूंकि कन्वर्सेशन होने लग गया है मशीन और मनुष्य के बीच में, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इससे दूसरा विषय उठाना चाहता हूं और चुनाव आयोग के माध्यम से, आपके माध्यम से इस बात को सामने रखना चाहता हूं कि संवैधानिक रूप से
मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये देश के जो सीक्रेसी ऑफ वोट है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके खिलाफ है ये काम। ये जो पोलिंग में ये जो मशीन है, ये मशीन ये बता देती है कि एक पर्टिकुलर बूथ पर कितनी वोट किस पार्टी को मिली। उस आधार पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो जन व्यवहार है हमारे प्रतिनिधियों का, वो ये हो रहा है कि अच्छा तुमने कांग्रेस को वोट दी थी, अब तुम तो बेटा तो तुम्हारे मोहल्ले में काम ही नहीं होगा। विकास की योजनाओं में एक दूसरे पर इसके आरोप विधानसभा तक में ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो है इस तरह से जो है उन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। तो जो पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो सीक्रेसी थी मताधिकार की में जो सीक्रेट मतदान कहलाता है, इसमें जो टीएन सेशन एक माइलस्टोन है। और टीएन सेशन जी ने ये किया था कि वो जब पेटियों के अंदर बैलेट पेपर आते थे, तो उन सारे बैलेट्स को एक जगह इकट्ठा करके पूरा उनको मिला दिया, मिक्सिंग कर दी जाती, और मिक्सिंग करने के बाद उनके बंडल्स बनकर उनकी काउंटिंग की जाती थी, ताकि उसकी सीक्रेसी बरकरार रहे, किसी जनप्रतिनिधि को यह पता न चले कि किस क्षेत्र में उसको कैसे वोट मिली है। अब तो ओपन सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल है, बूथ वाइज लोगों के पास ये जानकारी है कि किस बूथ पर किस पार्टी को कैसे कितनी वोटें मिलती हैं। ये सीक्रेसी का उल्लंघन है, गैर संवैधानिक है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। और इस दृष्टिकोण से ईवीएम मशीन को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं एक रिट पिटीशन की तैयारी भी कर रहा हूं कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। दूसरी चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग लिस्ट में जो हेरा फेरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जो टॉप लोग हैं, जिनका विजय तिवारी जी को संजीव जी जानते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। मनीष दीक्षित जी को आप जानते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। आप शशिकांत त्रिवेदी को आप जानते हैं, उनके घर में 4 सदस्य हैं, 2 सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से गायब। अब इसके 2 प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर ये है कि अगर मैं अपना नाम मेरा कटवाना चाहता हूं वोटर लिस्ट से, तो एक पंजीकृत फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ही उसकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है। या मेरे मोहल्ले के जो है 4 लोग या मेरे पड़ोसी इस बात की सूचना चुनाव आयोग को देते हैं और फॉर्म भर के ये बताते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रदेश से चला गया, इस क्षेत्र से चला गया, और उसके बाद उसकी प्रोसीजर शुरू होती है। बिना अप्लाई किए चुनाव आयोग अगर अपनी मतदाता सूचियों से नामों को हटा रहा है और नाम डिलीट कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैर संवैधानिक अपराध है। इस अपराध पर जो है चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। मैंने 3 नाम लिए, शशिकांत त्रिवेदी ने लिखित कंप्लेंट की और 20 दिन तक वहां पर गिड़गिड़ाता रहा बीएलओ के साहब, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। उसने कहा नहीं भरूंगा मैं। आप बताइए, आपने मेरा नाम कैसे जो है हटाया है वोटर लिस्ट में से। संजीव जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं कि आप लाख शिकायतें लिखकर दे दीजिए कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में ये हुआ, ईवीएम में वो हुआ। मैं तो बड़े शर्म के साथ, और मुझे कहना नहीं चाहिए इन शब्दों को, कि मैंने अपनी 35 साल की पत्रकारिता में इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग नहीं देखा। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह वहां कान मुंह बंद करके बैठा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सूची में नाम काटने के लिए आपत्तियां आई, तो कांग्रेस खामोश क्यों बैठी है? एक बड़ा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? जब आपको पता है कि चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, तो कितने दिन इंतजार करेंगे आप लोग? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे स्वयं कहा कि मैं खुद ही रिट पिटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो मौलिक सवाल है इनके जवाब वहां से आना चाहिए। इस पर भी रिट पिटीशन लगी है कि 15,000 जो है कंप्लेंट जो है पड़ी हुई है कि चुनाव आयोग ने उनका क्या रिड्रेसल किया। अकेली 3,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश में पड़ी हुई हैं, उनकी रिड्रेसल क्या है? भूपेंद्र जी, आपने कहा कि इन बातों पे जवाब आना चाहिए। जवाब तो उस पर भी आने चाहिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तय कैसे किए जाएंगे, और सरकार ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री करेंगे, एक मंत्री करेगा और एक विपक्ष का नेता करेगा।
तो जवाब तो फिर ऐसे देश में चुनाव बहुत सारे, देश में जवाब तो बहुत सारे आने चाहिए। जवाब तो इस तरह आने चाहिए कि लोगों की आवाजें खामोश क्यों की जा रही हैं। जवाब तो इस पे भी आनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाएं पंगु क्यों होती जा रही हैं। जवाब इस पे भी आना चाहिए कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन जवाब नहीं आएगा। जब जवाब नहीं आएगा तो जो कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, एक लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद सूनी हो जाती है, तो ऐसी कोई लाइन थी ना, तो सड़कें वीरान हो जाती है। बड़ा बहुत अच्छी कोट थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ उस लाइन को, कि संसद खामोश हो जाती है तो सड़कें वीरान हो जाती है, ऐसी कोई लाइन थी। तो आप अगर संसद खामोश है, वहां पे 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात के लिए सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान की सिक्योरिटी की बात कर ली। संसद में लोग कूद जा रहे हैं, बम, मैं तो उसको बम ही कहूंगा, पटाखा बम हो या बड़ा बम हो। तो इस देश में जब कुछ भी नहीं हो रहा, तो कांग्रेस को जितना आक्रामक, जितना विरोध करना चाहिए, वो भी तो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं अभी तक कमलनाथ जी ने आके धरने के, एक चुनाव आयोग के धरने के सामने धरना देने की घोषणा करी? क्यों नहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और ये मांग कर रहे कि ईवीएम हटाना चाहिए? ईवीएम मेरे और आपकी डिबेट करने से तो नहीं हटेगी ना। सारे इंडिया गठबंधन को कॉल करनी पड़ेगी, लिख कर देना पड़ेगा कि अगर ईवीएम से कराओगे तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तब भी नहीं करेंगे जब किसान डेरा डालो, घेरा डालो, वे अपने आंदोलन पे नियम वापस करा सकते हैं। तो आप तो बहुत सारे दल हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष भी थोड़ा खामोश हो गया है। वो बातें करता है, आप अकेले इंडिविजुअल रिट कर देंगे, भूपेन्द्र जी मेहनती हैं, हिम्मती हैं, रिट कर देंगे, लेकिन जो सामूहिक विपक्ष की जिम्मेदारी अगर वो निर्वहन नहीं होगी भूपेन्द्र जी, तो कोई आदमी क्यों हरा रहे? आप मुझे बताइए, अगर ईवीएम मैनेज है तो सरकार क्यों हटाएगी? चुनाव आयोग तो पूरे 3 गांधी जी के बंदर की तरह उनकी सेवा में, वो क्यों हटाएंगे? जब तक आप इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, भूपेन्द्र जी क्षमा चाहता हूं, वो प्रेशर एकदम हिट होता नहीं दे रहा विपक्ष की तरफ से। देखिए, ये सभी विपक्षी दलों की जो जिम्मेवारी है, इसमें कई दल गायब हो जाते हैं, और गायब हो जाते हैं तो उन्हें स्लॉट मिल जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब वीवीपैट मशीन स्टार्ट हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया था ना कि ये जो है ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। ये ऐसा कोई पहली बार तो बात हो नहीं रही है। दूसरी चीज, आप ये जो है, जब चुनाव आयोग से बात की जाती है, चुनाव आयोग कहता है कि आप दूर से देख के हैक कर दीजिए हमारी मशीन को। तो जब तक आप मशीन देंगे नहीं, तब तक कोई भी जो इंजीनियर है उसको कैसे हैक कर देगा? ये जो सवाल जो मौलिक है, बिल्कुल आप नंगी आंख से जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, उन पर जब इस तरह की प्रक्रिया तैयार हो जाती है, आप बताएं कि जो है कितने दिनों से जो ईवीएम मशीन के गायब होने की जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसका अंत कब होगा? ये गायब कहाँ हुई हैं? कौन ले गया इनको? क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है? लेकिन इस पर जो है सभी जो पीड़ित विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी खामोश हैं, और सब अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस जो है इनिशिएट करे, और सभी का टारगेट भी कांग्रेस ही है। हमारी केक में से सारे लोग जो है कट करके जो अपनी केक बनाते हैं, और इसके बाद हम ही को जो है टारगेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत सारी बातें, आज मान लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, हमारी पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया कि आप ईवीएम की इस पर बात करिए और इस पर आगे बढ़िए, और दिग्विजय सिंह जी इस बात को लगातार उठा रहे हैं। परिणाम कब होगा? जब सारे विपक्षी दल साथ में आए और कहें कि हम इसमें सहभागी हैं, हमारी भी चिंता का विषय है। धीरे धीरे जो है, ये जो अभी बहुत अंगड़ाइयां जो ले रहे हैं अपने राज्य स्तरीय दल, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। तब फिर उनको समझ में आएगा कि अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते तो ये बात देश को बचाने की, संविधान को बचाने की बात खड़ी हो सकती थी। संसद तो गूंगी हो गई और सड़कें सूनी हो गई। ये परिस्थिति क्या सबके, ये पूरे देश की चिंता का विषय होना चाहिए, जिसमें लोग अपने अपने हिसाब से गणित बैठाने के काम करते हैं। एक जगह इस पार्टी को जिता दो, दूसरी जगह इस पार्टी को जिता दो। ये मैंने आपको एक मतलब जो एग्जाम्पल दिया है, वो ये दिया कि हम तो कहते हैं बिल्कुल शुद्ध है ईवीएम में कोई गलती नहीं है। तो कम से कम ये केस स्टडी तो हो कि एक व्यक्ति जो आज तक कोई भी चुनाव 1000 से 2000 से ज्यादा से नहीं जीता है, वो 51,000 से कैसे जीत गया? इसकी तो जांच हो सकती है। इसकी तो बात समझ में, ये जनता कह रही, वहां की जनता को समझ में आ गई ये बात। तो ये अफवाह बातचीत है, और इस पर जो है चर्चा निश्चित रूप से होना चाहिए। आपने साहस किया है ये बात आज उठाने का, कितने चैनल तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े चैनल। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्या आज तक के सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो में कहेंगे आपकी बात? आपके सचिन पायलट, आप दिन भर
आप और खराब बात सुनिए भूपेंद्र जी, सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, वो दिन भर गांधी परिवार को गाली देते हैं, और सचिन पायलट जब अपने घर में लंच करते हैं तो सुधीर चौधरी को बुलाते हैं। क्या आपने देखा कि भाजपा के नेता को हिम्मत कर दे वो रवीश कुमार को अपने घर के न्योते देने में? इंडिया गठबंधन कहता है कि ये 11 पत्रकार हैं जो दिन भर सांप्रदायिक भाषा की बात करते हैं, दिन भर हिंसा की बात करते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, इनका हम बाइकआउट करेंगे। और कमलनाथ उनकी एक शिरोमणि नाविका जी को लेकर वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। किस किस तरह के आदर्शों की बात करेंगे आप? आपको जब उनको पालना ही पोसना है, छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल अंबानी के चैनल का एक शो करती हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती हैं, उस शो में जाने का न्योता स्वीकार कर लेते हैं। वो तो कुछ हम जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको सीधे सीधे कह देना चाहिए ना कि आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। जो चैनल दिन भर अंबानी का चैनल नफरत कर रहा है, आप उसके शो में जा रहे हैं, करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हैं, तो एंड टाइम पे भूपेश बघेल ने मना किया। आप मालूम करके देखिए, क्या तेलंगाना में, क्या कर्नाटक में, तेलंगाना की सरकार तो अभी बनी है, कर्नाटक में कितना पैसा रिलीज हो रहा है इन चैनलों के विज्ञापनों में? कांग्रेस दूध पिला रही है इन लोगों को। तो आप किस मुंह से कहेंगे? आप इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों से कैसे कहेंगे कि तुम हमारी बातें मान लो? अखिलेश ने उसके बाद कहा, जब कमलनाथ जी ने नावका को घुमाया तो उन्होंने कहा हम भी अपने पैनल भेजेंगे। कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आपका ज्यादा बड़ा स्टेक लगा है। आपने रीजनल पार्टी की बात करी, तो कई रीजनल पार्टी ऐसी हैं जिसको बीजेपी जिंदा रखना चाहेगी कि वहां कांग्रेस ना आ जाए, लेकिन 2024 में सत्ता आ गई वापस तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये जहरीले चैनलों पे कमलनाथ जी मुझे बताइए, भूपेन्द्र जी, जब तय हो गया था कि 11 नहीं आएंगे तो नावका कुमार कमलनाथ के हेलीकॉप्टर में क्या कर रही थी, बताइए। मैं उस बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं कुछ बता अब ये ना भूपेन्द्र जी, आप शरीफ आदमी हैं, आप शरीफ आदमी हैं, पार्टी लाइन में है, पार्टी उपाध्यक्ष है। संजीव जी, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल गलत है? आप अगर सांप को दूध पिला रहे हो, आप सुधीर चौधरी जैसे जहरीले इंसान को जो दिन भर नफरत का कारोबार करता है, रिश्वत में तिहाड़ जेल में होके आया है, 2000 के नोट का चिप ढूंढ रहा है, आप उसको अपने घर की पार्टियों में बुला रहे हो, आप नावका कुमार को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हो, तो आप तो इन जहरीले सांपों को बिल कर रहे हो, अंबानी के चैनलों को करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि रीजनल पार्टी क्या करें? आप क्यों, आपको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना भाई। ये पत्रकार हैं, ये दिन भर हिंदू मुसलमान का बात करते हैं। आप सोचिए क्या दिल में बीतता होगा, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के दिल पे क्या बीतता होगा कि एक व्यक्ति आता है 9:30 बजे खुलेआम ऐलानी 9-9:30 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आता है और दिन भर हिंदू मुसलमान की बात करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को देश छोड़ जाने तक के संकेत देता है, और आप उसको पार्टियों में बुला रहे हैं। नावका कुमार के शो देख लीजिए, सुशांत सिन्हा उसके चैनल पे आके ऐसी जहरीली बातें करता है। क्या बीतता होगा देश के 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमानों को जब नावका कुमार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं? तो आप क्यों भ्रम पैदा करेंगे? आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहेंगे हाँ हम जहरीले चैनलों के विरोध में भी है और साथ में भी है? ये गुलू गुलू टाइप का तो मामला नहीं चलेगा ना संजीव जी देश में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही उठाया गया, जब ये तय हुआ था तो क्यों आपने उसको एंटरटेन किया? कम से कम सार्वजनिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था मैसेज, वो गया है मैसेज। यही वजह है कि जो बनते बनते गठबंधन जिस तरीके का मध्य प्रदेश में, भले ही वो था राष्ट्रीय स्तर का था कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन जैसे अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि आप यदि थोड़ा सा, जो उन्होंने बहुत कुछ नहीं मांगा था, 5-6 सीटें मांगी थी और 5 में भी वो 2-3 पे भी शायद बात बन जाती, और आज वो बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आप जिस चीज को इंगित कर रहे हैं संजय जी, वो फैक्ट है कि केवल बातों से, दावों से और इससे नहीं चलने वाला है। आपको इसको लेकर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। आप सिर्फ इसीलिए शायद बीजेपी बार बार कहती है, जो उसके सहयोगी दल है वो कहते हैं कि हार गए तो आप खींच बिटा रहे हैं, आप अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, और वो फैक्ट भी है। देखिए प्रमाण तो अभी नहीं है, प्रमाण तो कहीं ना कहीं जुटाना इन्हीं लोगों को पड़ेंगे। हमारे पास तो जो चीजें आती हैं उसमें 10 की 10 जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं। हमने ये कहा था, हमने इसमें नहीं कहा, हमने जो राजेंद्र रघुवंशी जी का जो ईवीएम से जुड़ा बताया, हमने यही कहा कि वो सुधरने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो मॉक पोल के दौर की जो खराब मशीनें थी वहां, और इसके अलावा जो खराब थी, लेकिन ये जब बात उठ रही है, जब बार बार पूरे देश में इस पर कहीं एक संज्ञान में लिया गया है, जिस तरीके नतीजे हैं, नतीजों के बाद में हर कोई कह रहा है ना इस चीज को, तो हम अकेले नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। वोटर खुद ही कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और जो चुनाव लड़ रहा है उसको वोट नहीं मिल रहा, उसके परिवार के वोट नहीं। तो शंकाएं हैं, इन शंकाओं के बीच में आप सब कुछ करिए। इसमें और जो शुद्ध हो सकता है, जितना आप
लोगों को विश्वास में ले सकते हैं। हम दलों को, हमने तो कांग्रेस से ही पूछा था कि क्या ऐसी कोई जानकारी आपके, तो भूपेंद्र जी को भी नहीं जानकारी थी। भूपेंद्र जी से पूछ लीजिए, सामने है आपके कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई मशीनें गई, रूटीन गई है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो खराब मशीनें होती हैं उन्हें सुधारने के लिए या अगली तैयारी के लिए चुनाव के लिए भेजा जाता है, प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में चूंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, तो एक सामान्य सी व्यवस्था हो सकती थी क्या कि आप अतिरिक्त संज्ञान में लेके कि देखिए हम ये ऐसा ऐसा भेज रहे हैं, हम दिखा सकते थे। वो जो यहाँ मध्य प्रदेश में कब्रिस्तान में मशीनें मिली, उसका क्या हुआ भूपेंद्र जी बताएं मुझे, तो मैंने खोजने की कोशिश की, वहां से अभी तक जवाब नहीं आ पा रहा है। इलेक्शन कमीशन से बात की, नहीं आ पा रहा है। वो खुद भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि इतनी शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वो एक प्रार्थना पत्र लगा हुआ है, आज उस पर सुनवाई होनी थी, उस पर भी उसको हाई कोर्ट को रेफर किया जा रहा है, ऐसी सूचना अपुष्ट आई है। अभी उसको देखना है। मैं इस समय जब बात करूं तभी मेरे से व्हाट्सएप आया है कि शायद उसको हाई कोर्ट को, कुछ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो पूरा क्या है वो बाद में दर्शकों को समझ के बिल्कुल अब ठीक जानने है। के बाद बता आप पाऊंगा। संजीव जी, लेकिन ये बिल्कुल संजीव सही है संजय जी की ये जो कांग्रेस की या विपक्ष की भूमिका है, मिलजुल कर क्यों नहीं, ये जो जिन राज्यों में दीगर दलों की सरकारें, वो क्यों नहीं सवाल उठे हमारे राज्य में आप बैलेट से करा दीजिए, हम तैयार है कराने बिल्कुल की। ठीक है, एक मूव तो कर सकते हैं, भले ही उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माने ना माने, पहल तो हो ही ठीक सकती बात, है ना संजय जी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। भूपेंद्र जी शुक्रिया, बहुत शरीफ से, बहुत अच्छे से आप प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। आपकी पहल को सलाम, आपकी ऐसी कोशिशें सबको करनी चाहिए। रिट करिए, अपनी बात उठाइए, और जो कहा गया था लोहिया ने कि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, तो इस संसद को आवारा मत होने दीजिएगा, ये सबकी ड्यूटी है। शुक्रिया भूपेंद्र जी, संजीव जी, टाइम देने के लिए। तो आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा। मध्य प्रदेश में कुछ ईवीएम मशीनें रिपेयर हो गई तो एक शंका खड़ी हुई, और जैसे कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बताया कि एक प्रत्याशी जो न जाने कितनी बार से सिर्फ 1000-1500 वोटों से जीता था, उसने कहा भी बड़ा टफ फाइट है, इस बार 2-2500 वोटों से जीत जाऊंगा, वो 51,000 वोटों से जीत गया। जय हो ईवीएम मैया, आप रहिए 4 PM के साथ, हम इतने डंके की चोट पे सच बोलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, अपनी राय बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।